तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसी पुस्तक के बारे में, एक ऐसी बुक के बारे में जो हिंदी में है और बहुत ही अच्छी इतिहास की किताब है और ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। ये भारत का जो आधुनिक इतिहास है, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने का इतिहास है। अंग्रेज़ों के ज़माने के इतिहास को लेकर के जो लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक में किस प्रकार से जो सच्चाई को बयान किया गया है, उस सच्चाई को आप लोगों को भी जानना चाहिए। और एक ज़्यादा महंगी किताब भी नहीं है। ये किताब मात्र आपको मिलेगी, ये किताब मात्र 250 रुपये की है और मुझे 10% डिस्काउंट में ये किताब मिली है। मैंने डायरेक्ट पब्लिशर से ख़रीदी है और ये पब्लिशर है प्रभात पेपरबैक्स, मतलब प्रभात प्रकाशन है, दिल्ली में है प्रभात प्रकाशन। और इस किताब का नाम है विनाश पर्व। ये किताब आप देख सकते हैं कि इस किताब का नाम है विनाश पर्व। और ये किताब भारत के इतिहास पर, यानी कि भारत का जो विनाश शुरू हुआ, जो अंग्रेज़ जब भारत में आए, जिन्होंने पहला कदम रखा, कौन से जब कैसे किस प्रकार से षड्यंत्र रचे अंग्रेज़ों ने, कैसे उन्होंने पहला कदम भारत में रखा और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ षड्यंत्रकारी नीतियाँ अपनाई। मतलब सबसे पहला अंग्रेज़ कौन था, दूसरा अंग्रेज़ कौन था जिसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ, और किस आधार पर, किस प्रकार से वो वहाँ से कैसे आए और कितना षड्यंत्र यहाँ रचा, कितना वो यहाँ से लूट कर लेकर गए, और हर प्रकार से उन्होंने यहाँ कितना कत्लेआम मचाया और कितने षड्यंत्र रचे, और किस प्रकार से यहाँ उस टाइम मुस्लिम शासकों का शासन हुआ करता था ज़्यादातर क्षेत्रों में, तो उनको किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर ख़रीदा और किस प्रकार से उनको खदेड़ा, किस प्रकार से उनके साथ षड्यंत्र किया, किस प्रकार से उनके साथ मोल भाव किए, और हमारे कपड़ा व्यापार को, हमारा दवा उद्योग, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे जो प्राकृतिक उपचार थे आयुर्वेद के, उनको किस प्रकार से नष्ट किया, और किस प्रकार से जो टीकाकरण होते थे उनको उन्होंने समाप्त किया और अपने टीके विकसित किए। यानी कि जैसे कि आज कोरोना के टीके बन रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे जो टीके होते थे वो उनको नष्ट किया, और किस प्रकार से यहाँ बीमारियाँ फैलाई उन्होंने, तरह तरह की लेकर के एक ऐसी सच्चाई यहाँ पर इसमें बयान की है कि अंग्रेज़ों का जो भारत पर राज रहा, उसमें उन्होंने अंग्रेज छोड़ने के बाद भी वो किस प्रकार से यहाँ शासन कर गए। तो कितने वहाँ अंग्रेज ऐसे व्यापारी थे, या कितने उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर शासन किया, हर प्रकार से। अगर मैं किसी भी एक पन्ने को खोलूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ जो पढ़ा है, उन पर जो मार्किंग की, इंगित किया है मैंने, इस पूरी किताब को मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मतलब कि इतना अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ा कि मैं दंग रह गया कि ऐसी भी जो हम सुनते थे या पढ़ते थे तो या देखते थे, तो हमें बिल्कुल एकदम आभास नहीं होता था इस चीज़ का कि ऐसा भी संभव हो सकता है। क्योंकि हम दो तरह का इतिहास पढ़ते हैं भारत का, एक वो गांधीवादी इतिहास और एक वो इतिहास जो राष्ट्रवादी इतिहास है। तो ये ना तो गांधीवादी इतिहास है, ना ये राष्ट्रवादी इतिहास है, क्योंकि राष्ट्रवादी इतिहास में भी हमको मोल भाव करके ही दिखाया जाता है ताकि आप ना इधर जाए आगे, ना इधर जाए पीछे। तो ये इसमें जो इतिहास दिखाया गया है या बताया गया है, जो पढ़ने को मिलेगा, वो आपको एक ऐसा इतिहास मिलेगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाले इतिहास है। तो इसमें अगर हम कुछ भी, मान लो एक छोटा सा भी उदाहरण ले, किसी भी पेज पर जहाँ कहीं पर भी मैंने इसमें जो मार्किंग की है उसमें, तो कुछ खास मैंने यहाँ पे जो मार्किंग की है, कहीं से भी अगर मैं किसी भी पन्ने को खोल के उस पर जो मार्किंग की है उसको अगर मैं पढूं, तो इसमें अगर मैं लिखूं, मैंने जो मार्क किया है वो ये है कि 16वीं शताब्दी के मध्य से तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक बंगाल के सूती और रेशम के वस्त्र उद्योग में 33% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, किंतु 1757 में अंग्रेज़ों द्वारा प्लासी की लड़ाई जीतने के साथ ही दृश्य बदल गया। ये पेज नंबर 60 है विनाश पर्व का, अगर आप पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा अगर हम 61 पे पढ़ें उसके सामने, तो कम कीमतें और अच्छी गुणवत्ता भारतीय कपड़ों की विशेषता थी जो इंग्लैंड के उत्पादों के लिए संभव नहीं थी। इसके अलावा भी अगर हम कहीं से भी, मान लो यहाँ से इस पेज को खोलें और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ देखूँ, तो ये पेज नंबर 102 है। तो इसके तहत लॉर्ड थॉमस बॉबिंगटन मैकाले, यानी कि लॉर्ड थॉमस बॉबिंगटन मैकाले, यानी कि जो हम मैकाले का जिसको हम दोष देते हैं बार बार, कई जगह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा मैकाले की शिक्षा पद्धति, तो उसने किस प्रकार से बदला यहाँ पर। तो मैकाले ने 2 फरवरी 1935 को अपनी रिपोर्ट कंपनी के सुपुर्द की। यह मैकाले के मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अनुसार भारतीयों को दी जाने वाली शिक्षा कंपनी के व्यापारिक हितों को देखते हुए ही दी जानी चाहिए।
मैकाले के अनुसार अंग्रेजी उपनिवेश अगर मजबूत करना है तो भारतीयों की जड़ों को हिलाना पड़ेगा, उन्हें ब्रिटिश उपनिवेश के रंग में रंगना होगा। तो ये इस तरह के 102 नंबर पेज है। इसके अलावा भी अगर मैं ये उसका मैकाले का पूरा जो लेटर है अंग्रेजी में जो उसने लिखा था इंग्लैंड में कि किस प्रकार से हमें क्या यहाँ पर षड्यंत्र रचने हैं, तो वो पूरा लेटर यहाँ पर दिया हुआ है, अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद भी उन्होंने किया हुआ है। ये प्रशांत पॉल है जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो आप ये प्रभात प्रकाशन है तो उनसे आप ले सकते हैं। 250 रुपये की मात्र किताब है। और इनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनका मैं रिव्यू करूंगा यहाँ पर। तो अगर मैं आगे पीछे पन्नों को देख रहा हूँ तो ये जो मैं आया हूँ इस वक्त, तो ये है पेज नंबर 35। तो 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज़ों के पास 3,25,000 की खड़ी फौज थी। इनमें से 2/3 सैनिकों को भारत के करदाताओं के पैसों की वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाती थी। यानी कि भारत के जो करदाता जितने थे उनका पैसा लेकर के उन फौजियों को, जो अंग्रेज़ों के फौजी थे, उनको दिए जाते थे। आगे अगर पढ़ें, अगर छोड़ दे लाइनें और आगे पढ़ें, तो कितना भी शौर्य दिखाया तो भी भारतीय सैनिक कभी भी अंग्रेज सैनिकों की बराबरी नहीं कर सकता था। ये यहाँ पर वो उनको डिमोरलाइज और मोरलाइज किए जाते थे। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यदि हमारे साथ भारतीय सैनिक नहीं होते तो हमें जीतना संभव नहीं था। ये अंग्रेज़ों ने और आगे लिखा है। तो हम और आगे चले तो भारतीय नौका उद्योग को कैसे समाप्त किया गया, तो ये 37 नंबर पेज का एक इसका अगला चैप्टर है। अगर आप देखेंगे आपको दिख रहा हो तो इसमें जो इन्होंने दिया है कि प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर अंगस मेडिसन ने अपने ग्रंथ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में विश्व के व्यापार की स्थिति भिन्न भिन्न कालखंडों में क्या थी वो लिखा है। तो इनके अनुसार उसके अनुसार आज से 2000 वर्ष पहले अर्थात पहली शताब्दी में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 32% था, जो वर्ष 1000 में अर्थात 11वीं शताब्दी के आरंभ में 28% तक रहा। यानी कि 2000 साल पहले से लेकर के आज 1000 साल तक 28%, 32 से लेकर के ये 28% तक रहा हिस्सा दुनिया में भारत का। यानी वो जो स्वर्ण काल भारत का कहते हैं या सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता है, तो वो काल था इसका। तो भारत में समुद्री जहाज से किए हुए प्रवास को नौकायन या फिर प्राचीन काल से नवगति कहा जाता है। नवगति संस्कृत शब्द है, इसलिए शब्द के आधार पर अंग्रेजी समानार्थी शब्द नेविगेशन तैयार हुआ। यानी जो इस किताब में लिखा है कि भारत में समुद्री जहाज से किए हुए प्रवास को नौकायन या प्राचीन काल से नवगति कहा जाता है। ये कहा जाता था 2000 साल 4000 साल पहले जो भारतीय लोग जो व्यापार के लिए जाते थे दूर दराज के क्षेत्रों में, धरती पर पूरी घूमते थे वो। तो नवगति शब्द संस्कृत का एक शब्द है। इसी शब्द के आधार पर अंग्रेजी समानार्थी शब्द नेविगेशन तैयार हुआ, ऐसा माना जाता है। तो जो नेविगेशन है वो नौकायन से ही निकला है, यानी कि उनके पास अपने शब्द भी नहीं थे इस प्रकार के, तो वो व्यापार क्या करते दुनिया में आकर के। भारत में प्राचीन समय में नौकायन शास्त्र अत्यंत उन्नत स्वरूप में था। तो ऋग्वेद के सूक्त कहते हैं कि जहाज़ों यानी कि पोतों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले महासागरीय मार्गों का वरुण को अच्छा ज्ञान था। ये जो हमारे वरुण देव थे उनको अच्छा ज्ञान था ये नौकायन का। इसके कुछ पाठ में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे शल्य क्रिया जो होती थी, यानी कि ऑपरेशन वगैरह होते थे, या जो जिसको हम कहते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी आज जो होती है चेहरे पर या कहीं भी शरीर में, उसको प्लास्टिक सर्जरी से छुपा दिया जाता है या उसको नया रूप दे दिया जाता है। तो वो शुरुआत भी इस किताब में उसके बारे में भी इस किताब में विस्तार से बताया गया है कि कब से शुरू हुई और अंग्रेज़ों को कैसे पता चला। और अंग्रेज़ों ने बाकायदा उस पर एक रिपोर्ट बना करके इंग्लैंड भेजी, फिर इंग्लैंड में उस पर चर्चा हुई संसद में, और कैसे उन्होंने फिर एक वहाँ पर उसको विस्तार से छापा उसको, और फोटोग्राफ वगैरह पूरे लगाए। और नाक की सर्जरी जब करी तो अंग्रेज़ों को पता चला तो वो दंग रह गए। तो वो डॉक्टरों ने फिर यहाँ आकर के टीम आई और रिसर्च करी कि ये ऐसी भी कुछ इलाज हो सकता है, सर्जरी हो सकती है क्या, कटा हुआ नाक एकदम एक बार फिर से जोड़ा जा सकता है। तो
किस प्रकार से हाथ को जोड़ा जा सकता है। तो ये एक दंग रहने वाली एक इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी। तो अंग्रेज़ों को उसका भी ज्ञान नहीं था, वो भी बाद में डेवलप हुआ धीरे धीरे। तो ये इस किताब में उसका भी जिक्र है यहाँ पर। तो मैं उन सबका जिक्र करूँगा, पूरी किताब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं यहाँ पर इस किताब के बारे में आप लोगों को ये मतलब बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि ये किताब बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसे लेते हैं तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है किताब। ये मात्र 282 पेज की किताब है। 282 पेज इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट का पेज है और ये इसके लेखक हैं अगर आप देखें, और ये प्रकाशक है। तो एक साधारण सी किताब है, छोटी किताब है। सरकारों को चाहिए, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को, कि इसको वे सिलेबस में भी लगा सकते हैं, स्कूली सिलेबस में भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस किताब के और भी रिव्यूज़ में करूं, और इसी प्रकार से मेरे पास और भी किताबें हैं जो मैं समय समय पर पढ़ता रहता हूं, और अभी कुछ मैंने और भी किताबें खरीदी हैं जिनको मैं इसमें आप लोगों को बताऊँगा। और ये सीताराम गोयल जी की किताबें हैं, और मैं समय समय पर बताता रहता हूँ कि किस प्रकार से वो मतलब किस तरह से जद्दोजहद करते थे लड़ने के लिए। तो ये हिंदू समाज संकट के घेरे में, और मैं हिंदू कैसे बना। तो मेरे पास और भी किताबें काफ़ी है, मैं ख़रीदता हूँ इन किताबों को, मैंने बाकायदा ख़रीदी है और मैं इनको पढ़ता हूँ। और अभी ये किताबें मैंने ख़रीदी हैं, अभी पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, कुछ जितना भी मैं पढ़ लूँगा उसके बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा। तो ये थे मेरे आज के विचार। तो अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि और आगे मैं किस प्रकार का रिव्यू कर सकता हूँ। अंग्रेजी मेरी वीक है, मैं अंग्रेजी में नहीं कर सकता डिटेल में, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत समय लगेगा। मैं समझ तो लूँगा लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा उसके बारे में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी की किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू करूँ और उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करूँ कि वो कैसी है, वो हिंदू हित के लिए क्या है, राष्ट्रवाद के लिए क्या है, और सेकुलरवाद के लिए क्या है, और सेकुलरवाद के विचार क्या है, और कला, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, इतिहास को लेकर के मैंने विभिन्न प्रकार की किताबें कलेक्शन की है और मैं पढ़ता हूँ, समय समय पर उनको पढ़ता आ रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इसके बारे में मैं जानकारी दूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।